नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजीव। हम आपसे आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हॉर्टिकल्चर का है। और हॉर्टिकल्चर में जो हम कर रहे थे, पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन आज हमने नया टॉपिक चुना है। वो टॉपिक है तो आपको हर एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते ही आते हैं, चाहे कोई सा एग्जाम उठा लो, सभी में आते हैं। तो टॉपिक हमारा है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। हॉर्टिकल्चर के अंदर ये रहा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपको पता है दोस्तों कि हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि इससे संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि आपको पूरी तरह डिटेल से उसको करवाया जाए, ना कि सीधा ही बता दिया रोग क्या होता, क्या है होता किससे, और सिंपल एक लाइन में पूरा नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा अच्छी तरह से डिटेल में कराएं और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद शायद आपको दूसरी क्लास लेने की जरूरत ना पड़े, उसी हिसाब से करवाएंगे और पूरा डिटेल में ही करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आज अभी रहने वाला है वो है पहला होता कैसे है, क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं ना, इनको हम हिंदी में कायिक की व्याधियां बोलते हैं, शारीरिक व्याधियां भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तो रोग से मतलब कोई पैथोजन से नहीं होता है, ठीक है ना, फंगस वगैरह से नहीं होता। ये होता है कि या तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाए, या न्यूट्रिशन की अधिकता हो जाए, या हो सकता है कि एनवायरमेंट है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया या घट गया, उनसे होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसमें रोग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं। हम पूरा डिटेल में करेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे हम, होता किससे है, इसके लक्षण क्या है, ठीक है, कोज क्या है, फिर कारण क्या रहते हैं, और इसका फिर मैनेजमेंट क्या है। उन तीन चर्चा पे चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप पूरी क्लास को स्किप ना करें, ढंग से पढ़ें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आर abnormalities in plants which are associated to non pathogen factors। नॉन पैथोजन फैक्टर्स, देखो ये मैंने अभी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि पैथोजन नहीं लगता इसमें। ए प्लांट इट्स पार्ट्स में शो अनयूजुअल ग्रोथ। ये देखो अनयूजुअल ग्रोथ होती है इसमें, ठीक है ना, असामान्य वृद्धि हो जाती है कभी कभार। द फंक्शन डिफॉर्मिटी सच abnormalities are widely referred to as a disorder. These may be incited by nutrition deficiency, कभी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी दिखा सकता है वो, या एक्सेस दिखा सकता है, हार्मोनल इनबैलेंस भी दिखा सकता है प्लांट। ठीक है, अब नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, ठीक है, ये चीज हो जाती है। ये देखिए, अब मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। शारीरिक विकार पौधों में असमानता आ जाती है, पौधों में असमानताएं आ जाती है, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या छोटा रह जाएगा। गैर रोगजनक है ये, ठीक है ना, रोग कारक नहीं लगता इसमें, ये मेन फैक्टर है। एक पौधे या उसके हिस्से में, या तो पौधा या कुछ उस हिस्से में असामान्य वृद्धि हो जाती है उसकी, और कार्य या विकृति दिखा सकते हैं। ऐसी असमानताओं को व्यापक रूप से विकार के रूप में जाना जाता है। यही है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर ये बहुत बड़े पैमाने पे फैल जाए ना, तो इसी को हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे। ये पोषक तत्वों की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, हार्मोनल असंतुलन, असामान्य बढ़ती परिस्थितियों आदि से प्रेरित होता है। ये सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, या तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, बस यही तो मैंने बातें बताई है। या हार्मोन का बैलेंस हो इनबैलेंस हो जाना, ये कारक हो सकता है, और असामान्य बढ़ती परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है। बस सिंपल सी चीज है। अब हम जो रोग है उनकी चर्चा करेंगे और सभी क्रॉप की करेंगे। आज हमने मैंगो ली है, और मैंगो में बहुत सारे रोग है जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मैंगो के अंदर कौन सा है। मैंगो के अंदर आपको नाम आते ही आपको जहन में आता है, मैंगो मालफॉर्मेशन हो गया, ब्लैक टिप हो गया, आपका स्पॉन्जी टिश्यू हो गया, आपका सॉफ्ट नोज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। वो बहुत सारे रोग है इसमें।
तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है सबसे पहले मैंगो मालफॉर्मेशन। देखो बहुत इजी है समझना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हिंदी में गुच्छा रोग बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये सबसे पहले ना, ये एक जगह है दरभंगा। दरभंगा एक जगह है, वो है बिहार के अंदर। ठीक है, सबसे पहले एक मैरिज नाम के साइंटिस्ट ने इसको देखा था। कब देखा था दोस्तों? 1891 के अंदर देखा था। सबसे पहले इसके सिम्टम्स वहां देखे गए थे। अब ये देखो, नाम से ही सारे कुछ कैरेक्टर इसके दिख जाते हैं। गुच्छा रोग मतलब कोई गुच्छा बन जाता है। तो ये दो तरह से होता है दोस्तों। कौन कौन से दो तरीके इसमें? इट इज टू टाइप्स। एक तो है वेजिटेटिव, ठीक है, वानस्पतिक। एक है रिप्रोडक्टिव, ठीक है, प्रजनन। दोनों तरह से ये रोग होता है। तो सबसे पहले हम आज अभी पहले वेजिटेटिव की करेंगे। क्या सिम्टम्स दिखते हैं इसमें? इसमें क्या होता है, वनस्पति की विकृति नर्सरी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, वहीं दिखाना शुरू कर देता है। जब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं आपको समझ में और ज्यादा आ जाएगा। आप ये देखिए, आप ये आपकी जो नर्सरी अवस्था होती है ना, स्टार्टिंग सीडलिंग स्टेज होती है, वहीं जो प्लांट होता है उसमें आप देख रहे हो, इस प्लांट के जो ऊपरी जो टर्मिनल बड होती है ना, उसको एक तरह से लॉक कर देता है। ठीक है ना, गुच्छा बन जाता है पत्तियों का ही। ठीक है, और वो आगे नहीं बढ़ने देता प्लांट को, और प्लांट इसी अवस्था में रहता है। ये सारी पिक्चर इसी की है, जो वानस्पतिक भाग को ये रोक देती है। दूसरी आप जो पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, वो है इसी का प्रजनन, जो मैंने कराई थी प्रजनन, जो है प्रजनन है, उसमें विकृति। फूल है ना, जो गुच्छा होता है फूल का, वो एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। जब आपको पता है फूल इकट्ठे हो गए, गुच्छा रूप ले लिया, तो उसमें नए फूल नहीं निकल पाएंगे, और एक तरह से उसमें जो आपका कह सकते हैं प्रागण की क्रिया वो कहां से होगी, तो एक तरह से वो खत्म ही हो जाता है प्लांट पूरी तरह से। ठीक है, तो मैंगो मालफॉर्मेशन एक भयंकर डिजीज है आम की, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। हम अब चलते हैं आगे। अब इसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेटिव वाली की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, पत्ती के अंतिम भाग पर पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। पत्तियों का गुच्छा बन जाता है, और इंटरनोड्स होते हैं ना, जो तने के अंदर होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, उनकी लंबाई छोटी हो जाती है। फिफ्थ है पौधे की पत्ती परत के आकार का छोटा हो जाना। जो लेमिना होती है ना, वो छोटी हो जाती है, और पैट्यूल की लंबाई कम हो जाती है। पैट्यूल मतलब डंठल, डंठल की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है ना, ये किसके हैं? आम की वेजिटेटिव ग्रोथ के करेक्टर है, लक्षण है, सिम्टम्स है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम बी नंबर कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फेज की कौन से लक्षण हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। अगर रिप्रोडक्टिव भाग में अगर माल फॉर्मेशन होता है मैंगो के अंदर, तो क्या दिक्कत आ जाती है? दिक्कत ये आती है कि एक तो पेनिकल होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल संकुचित हो जाता है। अब पेनिकल अगर संकुचित हो गया तो प्लांट प्रॉपर से प्रजनन नहीं हो पाता। रेचिस का छोटा होना, रेचिस मतलब जो पुष्प क्रम है वो क्या दोस्तों, छोटा हो जाता है। ये ध्यान रखना, पेनिकल संकुचित हो जाता है और रेचिस का छोटा होना। ठीक है, उसके बाद है जो पुष्प गुच्छ होता है उसका क्या हरापन रहता है, वो हरा रहता है। उसके बाद है आपका मोटे पैडी सेल, कैल्सी सेल व पंखुड़ियों का गुच्छा बन जाता है, और बड़े हुए फूल, बड़े बड़े फूल बन जाते हैं। पंखुड़ियां हैं, उसका गुच्छा बन जाएगा, और फूल एक जो या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे या छोटे रह जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाता है उसमें। ऑफ सीजन के दौरान भी पुष्प गुच्छ का जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है ना, तो ये है इसके लक्षण, इसके माल फॉर्मेशन के। मैंने दो तरह के कराए हैं दोस्तों, एक तो वेजिटेटिव वाले और एक है रिप्रोडक्टिव वाले। ठीक है ना, दोनों को देख लेना अच्छे तरीके से। अब ये लोग हो गए। अब इनका जो कोज है, कारण है, वो किस कारण होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो अभी तक तो कोई पूरी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मालफॉर्मेशन इसी वजह से, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उन पे चर्चा करते हैं कि मालफॉर्मेशन आम में होता क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं।
होने का कारण बताते हैं साइंटिस्ट, आरएनए, डीएनए, घुलनशील प्रोटीन और कुल नाइट्रोजन। जो कुल नाइट्रोजन है दोस्तों, उसका स्तर क्या बहुत कम हो जाता है। तो एक कारण तो ये है मालफॉर्मेशन होने का। सेकंड कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन किसके लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और ऊपरी भाग में पाया जाता है प्लांट के। अगर वो कम हो जाता है तो यकीन मानिए कि प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है। और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट का उच्च स्तर। कार्बोहाइड्रेट की अगर मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, नाइट्रोजन का स्तर कम हो जाए, तो भी मालफॉर्मेशन की समस्या हो जाती है आम के अंदर। तो ये तीन कारण रहे। चौथा कारण है जीटीन, एब्सिसिक एसिड व एथिलीन की उच्च मात्रा। ये भी एक कारण है, जीटीन व एब्सिसिक एसिड व एथिलीन की उच्च मात्रा हो जाती है। पांचवा है कि सस्य क्रियाएं, पोषण की कमी व माइट्स व कवक, ये भी एक कारण हो सकता है। तो लैक ऑफ कल्चर प्रैक्टिस, न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस एंड माइट्स एंड फंगी, इनके कारण भी हो सकता है। ठीक है। ये थोड़े कम प्रभावशाली होते हैं, लेकिन मानते हैं अभी साइंटिस्ट ये भी एक कारण हो सकते हैं इसमें होने के। ठीक है। अब ये हो गया, पहले तो हमने लक्षण देख लिए। सेकंड हमने क्या किया, इसके कोज देख लिए। और थर्ड हम ये कर रहे हैं कि इसको ठीक कैसे करें। अगर हो जाए तो ठीक करने के क्या तरीके हैं। तो ठीक करने के जो तरीके हैं, नियंत्रण देखते हैं इसमें। डीब्लोसिंग और ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी के दौरान है ना, जो पुष्प गुच्छ है उनको हटा देते हैं, जो गुच्छे बन गए हैं उनको हटा देते हैं जनवरी में। और उसके बाद अक्टूबर के दौरान क्या करते हैं, एनए का छिड़काव करते हैं 200 ppm। ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछते हैं, इसको ध्यान रखना। 200 ppm का छिड़काव करते हैं, इसका एनए का। ठीक है। उसके बाद कुछ वैरायटियां हैं जो इसके प्रति रेसिस्टेंट पाई जाती है। एक तो है बहादुरान, एक है अलीब और एक है इलायची। इलायची इंपॉर्टेंट है, बहादुरान भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और एक वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन, जो क्या है, हाईली टॉलरेंट वैरायटी है किसके प्रति, माल फॉर्मेशन के प्रति। बॉम्बे ग्रीन जो किस्म है वो हाईली टॉलरेंट किस्म है किसके, माल फॉर्मेशन के प्रति, ये ध्यान रखना। तो ये तीन चार इसके जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, हम कर सकते हैं। नियंत्रण कह लो या इसका मैनेजमेंट कह लो, वो अपन करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ब्लैक टिप। नाम तो सुना ही होगा आपने, ब्लैक टिप। ब्लैक टिप है, इसमें जो फ्रूट्स होते हैं ना, आप जो पिक्चर देख रहे हो, ये फ्रूट का जो निचला हिस्सा होता है ना, उस पे काले काले धब्बे आ जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक टिप बोलते हैं। ठीक है। अगर इस फ्रूट में यहां काले काले धब्बे आ गए तो खाएगा कौन, और बाजार में इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी बहुत लो स्तर पे चली जाती है। अब इसके लक्षण हैं, लक्षण तो आपको दिख ही रहे हैं, मैं फिर भी बता देता हूं इसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं। देखो, फल के निचले हिस्से में काले रंग का धब्बा बन जाता है, दिख रहा है ना, वही धब्बा। उसके बाद क्या है, मीजोकार्प व बीज प्रभावित रहते हैं। मीजोकार्प जिन मैंने पार्ट कराया था आपको, फलों वाला जो पार्ट खाते हैं, जो अपना गुद्दा खाते हैं ना, उसको ज्यादा इफेक्टेड नहीं करता ये। ठीक है। और बीज है वो भी ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, ये ध्यान रखना। थर्ड है फलों का जल्दी गिरना। अगर ये रोग लग जाता है, मतलब ये जो ब्लैक टिप हो जाता है, तो क्या फल जल्दी गिर जाते हैं और समय से पहले ही पक जाते हैं, और बीच में से नरम होना भी शुरू कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो सॉफ्टनिंग, प्रीमेच्योर और राइपनिंग एंड अर्ली ड्रॉप ऑफ द फ्रूट्स, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना। ये तो है इसकी सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कोज, कारण क्या है इसके होने के। ठीक है, ये तो लक्षण हो गए। अब कारण भी कुछ हो गए, तो इसके कारण देखते हैं क्या कारण है। कारण में दोस्तों ये देखो, ये सबसे पहले ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस है। इसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और एथिलीन, ये गैसें हैं जो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक टिप के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है उसके बाद दशहरी जो वैरायटी है दोस्तों, ये बहुत ही संवेदनशील होती है किसके प्रति, ब्लैक टिप के प्रति। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों, दशहरी वैरायटी है
जो ब्लैक टिप के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है, ठीक है ना। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, आपने देखी होगी, कुछ हरा रंग होता है उसमें। तो ये ब्लैक टिप है ना, इसमें वैरायटी में ज्यादा आता है दशहरी में, ये मध्यावधि है। एक वैरायटी है दोस्तों लखनऊ सफेदा, ये क्या है, कम संवेदनशील होती है, ठीक है ना, इसको कम लगता है, मतलब ये आराम से सर्वाइव कर लेती है। ये हो गए इसके कोज, कारण हो गए। अब इसके कारण तो आपको पता चल गए, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हमने नियंत्रण लिख दिया, एक ही बात है, मैनेजमेंट नियंत्रण, ठीक है। कैसे करते हैं, कोई चीज का नियंत्रण तो नहीं हो सकता, उसका मैनेजमेंट हो सकता है। हम मैनेजमेंट करेंगे कि कम से कम जो बागवानी कर रहे हैं आम की, उनको कम से कम नुकसान हो और अच्छा प्रोडक्शन मिले। तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, ईंट के जो भट्टे हैं ना, जो बाग लगाते हैं ना, वो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होने चाहिए, ठीक है ना, तब जाके अच्छा होता है। अब कभी कभी क्या है, पास होते हैं बिल्कुल, और इसमें एक है कि 0.6 या 0.5 के आसपास ज्यादा नजदीक हो, उनमें ये समस्या ज्यादा आती है, ठीक है। अगर पास है तो क्या कर सकते हैं, तो भाई भट्टे वाले के पास जाएंगे भी, क्या करें, भट्टे वाला करेगा तो कर देगा, लेकिन उसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई तेरी वो चिमनी है ना, उसको क्या है, तू ऊंची कर ले, कितनी, 18 से 20 मीटर ऊंची कर ले, ठीक है ना, तो काम चल जाए हमारा। तो कर लेगा तो ठीक है, उसको फायदा हो जाएगा, किसको, जो बाग लगा रखा है, ठीक है। ना करे तो क्या करें, ना करे तो दोस्तों फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो ये बचता है कि 0.6 बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव करने, ठीक है। अगर इसका छिड़काव करेंगे तो कुछ हद तक हमें क्या है, इसका फायदा मिलेगा। इसका कब करना चाहिए, फूल आने से, पूरा उसके खिलने के बाद और फल लगने के बाद। तो कह सकते हैं स्प्रे ऑफ 0.6 बोरेक्स ड्यूरिंग द फ्लोरिंग इनिशिएशन, फूल ब्लूम एंड आफ्टर फ्रूट सेट के बाद कर सकते हैं अपन। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जी टिश्यू। नाम तो सुना ही होगा आपने, स्पॉन्जी टिश्यू। ये स्पॉन्जी शब्द है ना, स्पंज से आया है। स्पंज मतलब आपने देखा होगा, कोई चीज दबोते हो, कोई बुरश वगैरह होता है, स्पंज हो जाता है, चीज को अवशोषित कर लेता है वो स्पंज। और ये पिक्चर देख रहे हो ना, यही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, होता क्या है, मैं साधारण सी कहानी बताता हूं। इसमें जो ये फ्रूट होता है ना, फ्रूट के अंदर एक बीज होता है, ठीक है। ये बीज क्या अंकुरण होना शुरू हो जाता है, कहां, जब वो पेड़ पे होता है। अब ये बीज फ्रूट के अंदर ही अंकुरण होना जब शुरू हो जाता है, जब पेड़ पे लगा है ना, पेड़ पे लगा है फ्रूट, फ्रूट के अंदर है बीज, और बीज वही अंकुरण होना शुरू हो जाता है। जब अंकुरण होता है ना, तो इसके जो आसपास जो वाला क्षेत्र है ना, वो क्या, स्पंजी टाइप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्पंज का रूप ले लेता है। ये चीज ध्यान रखना, स्पंजी टाइप हो जाता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स देखते हैं अपन, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है देखते हैं, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द नॉन एडिबल सोर येलोविश स्पॉन्ज लाइक पैच इन पल्प ऑफ द फ्रूट्स, फल के गुद्दे में अखाद्य खट्टे पीले स्पंज जैसे धब्बे का विकास होता है। ये एक चीज ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा कारण है इसमें नॉन अनहाइड्रोलाइज्ड स्टार्च के कारण का फल का ना पकना भी एक कारण होता है। ये जो स्टार्च होती है, कौन सी, अनहाइड्रोलाइज्ड एक स्टार्च होती है, अगर वो ज्यादा है तो भी एक इसका कारण हो सकता है। सिम्टम्स, ये सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, सामान्य फलों की तुलना में इनमें, किनमें, जिनमें स्पॉन्जी टिश्यू हो रखा है, उसमें उच्च अम्लता हो सकती है, कम एस्कॉर्बिक एसिड हो सकता है, वो कैरोटीन चीनी की मात्रा कम हो सकती है। ये एक कारण है इसका स्पॉन्जी टिश्यू का। और इसकी जो कोज है, कारण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी तो प्रॉपर तो नहीं पता चल गया कि मालफॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन बहुत हद तक ये मानते हैं साइंटिस्ट कि एक इसमें मुख्य कारण ये है, क्या, कन्वेक्टिव हीट्स। ये कन्वेक्टिव हीट्स क्या होती है, बता सकते हो आप, कन्वेक्टिव हीट्स। चलो इसके बारे में चर्चा करें क्या होती है।
क्या होती है दोस्तों, जो मिट्टी में जब ये क्या है, एक वैरायटी है इसकी अल्फांजो। कौन सी वैरायटी है? अल्फांसो, जिसको अल्फांजो भी बोलते हैं, अल्फांसो भी बोलते हैं। ये इंडिया की मोस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी है। इसमें ये समस्या ज्यादा आती है। कितनी समस्या आती है? अगर ये ज्यादा इफेक्टेड हो जाए तो मान के चलो 20% क्या फसल बिल्कुल खराब हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी इसकी परसेंटेज बढ़ भी सकती है अगर गर्मी ज्यादा पड़े। ठीक है, अगर गर्मी ज्यादा पड़ गई 35 डिग्री से अगर ऊपर तापमान चला जाता है दोस्तों, तो ये समस्या अल्फेंजो में ज्यादा आना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अब जमीन की जो गर्मी है ना, जमीन की गर्मी अगर फलों के अंदर जाएगी ना, वो ही क्या है, कन्वेक्टिव हीट होती है। ये मान लो सिंपल तरीके से, या इसको ये कह सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में यूज किया जाता है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव सहवन क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं सहवन। इसमें के जो पानी गर्म करते हैं, जो पानी गर्म ऊपर, गर्म पानी ऊपर की तरफ आता है, भगोनों में पानी गर्म करते हैं, और जहां गर्म पानी है वहां जो नीचे है वहां ठंडा पानी चला जाता है। ये वही हीट है, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट। इस वजह से क्या है, ये रोग उत्पन्न होता है। एक कारण मानना इसका, प्रॉपर नहीं कह सकते भी यही कारण है क्या। उसके बाद ये आ गया अल्फांसो की समय, वो बहुत ही अत्यधिक संवेदनशील होती है। एक कारण ये भी मानते हैं कि अल्फांसो की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, एक कारण मैंने गर्मी वैसे बता ही दिया, एक कारण वो भी हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर है। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि बोरोन की कमी से, जिंक की कमी से, बहुत सारे भी इसके चल रहे हैं रिसर्च। तो मोटा मोटी कारण है वो आज भी यही एग्जाम में ऑप्शन में यही आता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। अब अगर हो गया स्पॉन्जी टिश्यू, तो फिर हम इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखने वाली बात है। देखो, हरी वनस्पति या फलीदार सब फसल का उपयोग करके बाग में लगाना चाहिए। थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। हरी वनस्पति या फलीदार सब्जी फसल है ना, वो हमें ढेंचा है वो लगाना चाहिए। वो लगाएंगे तो क्या, जमीन की जो सतह है ना वहां गर्मी रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखना। सेकंड क्या है, कटाई से पहले की अवस्था में मल्चिंग कर देना। अगर मल्चिंग कर दोगे तो जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है ना वो नहीं पड़ेगी, उसका कंट्रोल रहेगा। तो मल्चिंग करेंगे तो फिर क्या है, जो हीट है जमीन की वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है ना, वो मेच्योर जो होता है, जब फल जब 3/4 भाग पक जाए ना, तभी उसको तोड़ लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरी मेच्योरिटी की तरफ नहीं जाने देना चाहिए उसको। ठीक है ना, थोड़ा सा कम पकाओ ना तभी तोड़ लें, तो उसमें क्या है, ये समस्या नहीं आती स्पॉन्जी टिश्यू वाली। देखो, स्पॉन्जी टिश्यू में अगर समस्या आ जाती है तो क्या खाने में कोई स्वाद नहीं रहता। आप वो जब खाएंगे तो थोड़ी सी स्मेल भी आती है और ठीक भी नहीं लगता, उसमें कोई जाला सा बन जाता है। तो ये एक समस्या आ जाती है। तो ये इसका मैनेजमेंट है। तो आज हमने 3 किए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक तो हमने किया मैंगो मालफॉर्मेशन, और सेकंड किया हमने ब्लैक टिप, और थर्ड किया हमने स्पॉन्जी टिश्यू। हमें आपके सुझाव जरूर लिखें कि आपको समझ ये ठीक है, और ज्यादा गहराई से कराएं या कम करवाएं, कैसे करवाएं, आप हमें कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जय हिंद दोस्तों।